घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक विशाल रियासत बसी थी, चंद्रगढ़। उस रियासत के राजा थे महाराज विक्रमसेन। उनकी जिंदगी में सबसे अनमोल थी उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी ईशानी। ईशानी बचपन से ही बाकी राजकुमारियों से अलग थी। उसे शीश महलों, गहनों और नृत्य संगीत से ज्यादा प्रेम था घोड़ों से। जब बाकी लड़कियां फूलों से खेलतीं, तब ईशानी घंटों अस्तबल में घोड़ों के बीच समय बिताती। अजीब बात यह थी कि सबसे उग्र घोड़े भी उसके सामने शांत हो जाते थे। राजा अक्सर हंसकर कहते, अगर ईशानी राजकुमारी होती तो चंद्रगढ़ की सबसे वीर योद्धा बनती। और ईशानी मुस्कुराकर जवाब देती, वीर बनने के लिए राजकुमार होना जरूरी नहीं होता पिताश्री। उसकी ये बात सुनकर पूरा दरबार मुस्कुरा उठता। चंद्रगढ़ का शाही अस्तबल पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। दूर दूर के व्यापारी दुर्लभ नस्लों के घोड़े लेकर वहां आते। महाराज विक्रमसेन को अच्छे घोड़ों का इतना शौक था कि कोई अनोखा घोड़ा देखते ही खरीद लेते। एक दिन सुबह महल के मुख्य द्वार पर अचानक हलचल मच गई। सैनिक एक अनजान व्यापारी को अंदर लेकर आ रहे थे। उसके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरा लंबी यात्रा की थकान से झुका हुआ था। लेकिन उसके साथ जो था, उसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। वो एक सफेद घोड़ा था, लेकिन ऐसा घोड़ा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका रंग चांदनी की तरह चमक रहा था। लंबे रेशमी बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी हल्की नीली आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, मगर उसके भीतर कोई रहस्य छिपा महसूस होता था। महाराज धीरे धीरे उसके पास आए और कुछ देर तक उसे देखते रहे। फिर बोले, अद्भुत। उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, लोग मुझे बंजारा देवीलाल कहते हैं और इस घोड़े को लोग अपशकुनी कहते हैं। पूरा दरबार चौंक गया। राजा ने पूछा, इतना सुंदर घोड़ा अपशकुनी क्यों? व्यापारी घबराकर बोला, महाराज, ये साधारण घोड़ों जैसा नहीं है। ये घास दाना नहीं खाता, पानी तक नहीं पीता। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। राजा ने पूछा, तो फिर क्या खाता है? व्यापारी बोला, केसर मिला दूध, बादाम, पिस्ता, किशमिश और शहद। कुछ दरबारी हंस पड़े, मगर व्यापारी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो आगे बोला, और महाराज, ये किसी को अपनी पीठ पर बैठने नहीं देता। जिसने भी कोशिश की, बुरी तरह घायल हुआ। कुछ पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन महाराज विक्रमसेन की आंखों में डर नहीं बल्कि आकर्षण था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये घोड़ा अब चंद्रगढ़ की शान बनेगा। व्यापारी को स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा कर दिया गया और घोड़े के लिए विशेष अस्तबल तैयार कराया गया। शाम तक पूरे राज्य में उसी घोड़े की चर्चा फैल गई। सुना है वो मेवे खाता है, कहते हैं उसकी आंखें इंसानों जैसी हैं और किसी को अपने पास नहीं आने देता। जब ये बात राजकुमारी ईशानी तक पहुंची तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। अगली सुबह वो अपनी 2 सहेलियों के साथ अस्तबल पहुंची। जैसे ही उसने सफेद घोड़े को देखा, वो कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। घोड़ा शांत खड़ा था और उसकी नीली आंखें सीधे ईशानी को देख रही थीं। ईशानी धीरे धीरे उसके करीब गई। सहेलियां डर के मारे पीछे हट गईं। राजकुमारी, पास मत जाइए। लेकिन ईशानी जैसे किसी खिंचाव में उसके करीब चली गई। उसने हाथ बढ़ाकर घोड़े की गर्दन को छुआ और तभी पूरा अस्तबल हैरान रह गया। जिस घोड़े ने आज तक किसी को अपने करीब नहीं आने दिया था, उसने धीरे से अपना सिर झुका दिया। ईशानी मुस्कुरा उठी। उसने अपने हाथों से उसे बादाम खिलाए। घोड़ा बड़े प्यार से खाने लगा। सैनिक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये कैसे संभव है? कुछ देर बाद ईशानी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और अचानक फुर्ती से उसकी पीठ पर जा बैठी। पूरा अस्तबल सन्न रह गया। सबको लगा अगले ही पल घोड़ा उछलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। घोड़ा बिल्कुल शांत खड़ा रहा। ईशानी हंस पड़ी। देखा, लोग बेकार में इससे डरते हैं। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब घोड़ा सिर्फ ईशानी के हाथों से खाना खाता। अगर वो देर से आती तो खाना छोड़ देता। पूरे राज्य में बातें फैलने लगी कि उस रहस्यमयी घोड़े और राजकुमारी के बीच जरूर कोई गहरा संबंध है। महाराज विक्रमसेन भी अब अंदर ही अंदर परेशान रहने लगे थे। उधर ईशानी का लगाव उस घोड़े से बढ़ता जा रहा था। उसे अक्सर महसूस होता कि वो घोड़ा उसकी हर बात समझता है। एक रात महल में भव्य उत्सव था। दूर दूर के राजकुमार आए हुए थे, लेकिन ईशानी का मन वहां नहीं लग रहा था। वो चुपचाप दरबार से निकलकर अस्तबल पहुंच गई। रात गहरी हो चुकी थी और अस्तबल में हल्की दीपक की रोशनी थी, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। घोड़े की जगह वहां एक युवक खड़ा था। लंबा कद, गोरा चेहरा, लंबे काले बाल। ईशानी की सांसें रुक गईं। युवक धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें बिल्कुल उसी घोड़े जैसी थीं। तुम कौन हो? ईशानी की कांपती आवाज निकली।
युवक शांत स्वर में बोला, डरो मत राजकुमारी, मैं ही वो घोड़ा हूं। वीर एक राजकुमार था, वीरेंद्रगढ़ का युवराज। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। कई वर्ष पहले एक रहस्यमयी तपस्वी ने उसे रूप बदलने की शक्ति दी थी। वो जब चाहे किसी भी रूप में बदल सकता था। शुरुआत में ये शक्ति उसे रोमांच लगती थी, मगर धीरे धीरे वो अहंकारी हो गया और लोगों को परखने के लिए अलग अलग रूप धारण करने लगा। इसी दौरान वो घोड़े का रूप लेकर चंद्रगढ़ पहुंचा था, लेकिन फिर उसकी मुलाकात ईशानी से हुई। वीर ने धीमी आवाज में कहा, तुम बाकी लोगों जैसी नहीं थी। तुम्हारे अंदर लालच नहीं था, डर नहीं था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आने लगे। हर रात ईशानी चुपके से अस्तबल जाती और आधी रात के बाद सफेद घोड़ा राजकुमार वीर में बदल जाता। दोनों घंटों बातें करते, लेकिन उसी अस्तबल में एक दासी काम करती थी, रूपा। वो साधारण चेहरे वाली शांत लड़की थी, मगर उसके लंबे घने बाल बेहद सुंदर थे। जब वो बाल खोलती तो वे कमर से नीचे तक लहराते चले जाते। एक रात ईशानी अचानक बिना बताए अस्तबल पहुंच गई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसका दिल टूट गया। दीपक की हल्की रोशनी में वीर इंसानी रूप में बैठा था और उसके सामने रूपा बैठी थी। उसके लंबे खुले बाल वीर के हाथों में थे। वीर उन बालों को अजीब मोह से देख रहा था। ईशानी की आंखों में गुस्सा और दर्द भर गया। मैंने तुम पर भरोसा किया, उसकी आवाज कांप उठी। रूपा घबराकर खड़ी हो गई। ईशानी ने गुस्से में उसके बाल पकड़ लिए। कल सुबह तक तुम्हारे ये बाल काट दिए जाएंगे। तभी वीर ने तुरंत ईशानी का हाथ पकड़ लिया। नहीं, उसे कुछ मत करना। बस यही बात ईशानी के दिल में तीर की तरह लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कुछ पल तक वो वीर को देखती रही, फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उस रात ईशानी अपने कमरे में बहुत रोई। उधर वीर भी पूरी रात बेचैन बैठा रहा। उसे एहसास हो रहा था कि उसने ईशानी का दिल दुखाया है, लेकिन रूपा के बालों के प्रति उसका अजीब आकर्षण उसे खुद भी समझ नहीं आता था। अगली सुबह पूरा महल हिल गया। सफेद घोड़ा गायब था और रूपा भी। अस्तबल के दरवाजे खुले हुए थे। अंदर सिर्फ एक पत्र पड़ा था। जब वो पत्र ईशानी के हाथ में आया, उसके हाथ कांप उठे। उसमें लिखा था, राजकुमारी ईशानी, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। तुमने मुझे सम्मान और स्नेह दिया, लेकिन मैं अपनी कमजोरी से हार गया। मैं रूपा को अपने साथ ले जा रहा हूं। पत्र पढ़ते ही ईशानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल जैसे टूट चुका था। महल में हर तरफ हलचल मच गई। महाराज विक्रमसेन क्रोध से भर उठे। सैनिकों को तुरंत आदेश दिया गया कि पूरे राज्य में सफेद घोड़े और रूपा की तलाश की जाए। कई दिनों तक सैनिक जंगलों, पहाड़ों और गांवों में खोज करते रहे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उधर ईशानी दिन प्रतिदिन शांत और उदास होती जा रही थी। वो घंटों उसी खाली अस्तबल में बैठी रहती जहां कभी वीर उससे बातें किया करता था। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने सिर्फ एक रहस्यमयी युवक से नहीं, बल्कि अपने सच्चे प्रेम से जुड़ाव महसूस किया था। उधर वीर और रूपा घने जंगलों के रास्ते दूर निकल चुके थे। रूपा को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वीर उसे अपने साथ क्यों लाया है। एक रात नदी किनारे विश्राम करते समय उसने हिम्मत करके पूछा, राजकुमार, आप मुझे अपने साथ क्यों लाए? राजकुमारी आपसे बहुत प्रेम करती थीं। वीर कुछ पल खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मुझे खुद नहीं पता। तुम्हारे बालों में कुछ ऐसा आकर्षण है जो मुझे अपनी ओर खींचता है, जैसे कोई जादू हो। ये सुनकर रूपा डर गई। उसी समय अचानक वहां एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने वीर को देखते ही कहा, तो आखिरकार तुम अपने श्राप के अंतिम चरण तक पहुंच ही गए। वीर चौंक गया। श्राप? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, जिस शक्ति पर तुम्हें घमंड था वही तुम्हारे विनाश का कारण बनी। मैंने तुम्हें रूप बदलने का वरदान दिया था, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने उसे श्राप बना दिया। जब तक तुम्हें सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा, तुम इस भटकने से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर तुम लालच और मोह में फंस गए तो हमेशा के लिए अपना असली रूप खो दोगे। वीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो सच्चे प्रेम को छोड़कर एक अजीब मोह के पीछे भाग आया था। उसी क्षण उसके शरीर में तेज चमक फैलने लगी। वो दर्द से चिल्ला उठा। अगले ही पल उसका शरीर फिर सफेद घोड़े में बदल गया, लेकिन इस बार वो वापस इंसानी रूप में नहीं लौट पा रहा था। रूपा डर के मारे पीछे हट गई। घोड़े की आंखों में अब पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। साधु ने कहा, तुमने सच्चे प्रेम का अपमान किया है। अब तुम्हारी मुक्ति सिर्फ वही कर सकती है जिसका दिल अब भी तुम्हारे लिए धड़कता हो। ये कहकर साधु गायब हो गया। कुछ दिनों बाद ये खबर चंद्रगढ़ पहुंची कि जंगलों के पास एक सफेद घोड़ा अकेला भटक रहा है। ईशानी तुरंत वहां पहुंची। जैसे ही उसने उस घोड़े को देखा, उसकी आंखें भर आईं। वही नीली आंखें, वही चेहरा, लेकिन इस बार उनमें घमंड नहीं, सिर्फ दर्द और पछतावा था।
ईशानी धीरे धीरे उसके करीब गई। घोड़ा उसके सामने सिर झुकाकर बैठ गया, जैसे अपनी गलती की माफी मांग रहा हो। कुछ पल तक ईशानी उसे देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से उसकी गर्दन पर हाथ फेरा और कहा, प्रेम विश्वास से बड़ा होता है वीर, लेकिन विश्वास टूट जाए तो प्रेम भी अधूरा रह जाता है। इतना सुनते ही अचानक तेज रोशनी फैल गई। वीर फिर इंसानी रूप में वापस आ गया, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले वाला अभिमान नहीं था। वो ईशानी के सामने घुटनों पर बैठ गया। मुझे क्षमा कर दो ईशानी, मैंने तुम्हारे प्रेम की कीमत बहुत देर से समझी। ईशानी कुछ पल खामोश रही, फिर उसने कहा, गलती करने वाला बुरा नहीं होता वीर, लेकिन अपनी गलती समझ लेना सबसे बड़ी बात होती है। वीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार सच्चे मन से सिर झुका दिया। कुछ महीनों बाद पूरे चंद्रगढ़ में भव्य उत्सव मनाया गया। राजकुमारी ईशानी और राजकुमार वीर का विवाह हुआ। रूपा को भी महल में सम्मानपूर्वक स्थान दिया गया, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। समय के साथ वीर ने अपना घमंड छोड़ दिया और एक दयालु राजा बना। लोग कहते थे कि चंद्रगढ़ के महल में आज भी रात के समय कभी कभी एक सफेद घोड़ा दिखाई देता है, जो महल के अस्तबल के पास शांत खड़ा रहता है। लेकिन अब उसकी आंखों में रहस्य नहीं, सच्चे प्रेम की चमक होती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही रहस्यमयी, जादुई और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।